हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। आज है 25 अप्रैल और आज के न्यूज़पेपर की डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। आज के न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ या फिर एडिटोरियल आया हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज़। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को। नंबर 1 जो न्यूज़ है वो है डे ऑफ मिजरी ओवर पीएम टेल्स जम्मू एंड कश्मीर यूथ। ठीक है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आफ्टर द स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 वो वहाँ पे गए हैं। ठीक है जी, अपना जो वहाँ पे कश्मीर में और जम्मू में, तो वहाँ पे जाके उन्होंने बोला कि जो डेज थे मिजरी के वो अब ओवर हो चुके हैं। जो यूथ है वहाँ का कि वो अब अच्छे वे से काम कर पाएगा। और उन्होंने यहाँ पे बोला कि हमने 20,000 करोड़ का जो एक प्रोजेक्ट एस्टिमेट किया है उसको इनॉग्रेट किया है, जो कि दिल्ली से दूरी को रिड्यूस करेगा, डिस्टेंस फ्रॉम दी दिल्ली। यहाँ पे नंबर 1 चीज़ ये बोलेगी। नंबर 2 यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो एक कॉन्सेप्ट हमारा इनिशिएटिव बहुत टाइम से चलता आ रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में यहाँ पे बोला गया। ठीक है जी, एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में हमें और भी डिटेल में पता होना चाहिए, तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं है क्या। सबसे पहली चीज़, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है वो ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर ने 31 अक्टूबर 2015 को क्या किया था, अनाउंस किया था ऑन द ओकेजन ऑफ 140th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है जी, फिर उसके बाद में फाइनेंस मिनिस्टर ने 2016-17 में भी किया था। अब इसमें मैं आपको बता दूं होता क्या है कि जो जितनी भी स्टेट्स और यूटीज़ हैं उनको एक प्रोग्राम के अंडर लेके आया जाएगा, ताकि जो स्टेट और यूटीज़ के दोनों लोग हैं, डिफरेंट स्टेट्स के लोग हैं या फिर डिफरेंट यूटीज़ के लोग हैं, वो एक दूसरे के कल्चर को समझ पाएँ, वो एक दूसरे के कल्चर को, ट्रेडिशन को, प्रैक्टिसेस को, उसके बारे में नॉलेज आ पाए और जो चीज़ है उसमें इन्हांस कर पाए अंडरस्टैंडिंग या फिर बॉन्डिंग बिटवीन दी स्टेट्स। तो इससे होगा क्या, वो बोल रहे हैं कि स्ट्रेंथन होगी यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और जिसमें हमें क्या मिलेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। मतलब जो एक स्टेट है, सपोज लेट से यहाँ पे अगर हम बात करें पंजाब है, और दूसरी स्टेट कोई भी लगा के चलते, चाहे वो यूपी लगा लो, चाहे हिमाचल प्रदेश लगा लो, कोई भी लगा लो, तो इनको इन स्टेट्स के, दूसरी स्टेट्स के बारे का कल्चर, नॉलेज, ट्रेडिशन वो पता होना चाहिए, ताकि जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब है कि भाई सबको एक तरह से वहाँ पे चीज़ों का पता लग सके, सबको चीज़ों में समझ आ सके, दूसरी स्टेट्स के बारे में भी उनका कल्चर समझ सके हम, ताकि उनकी रिस्पेक्ट की जा सके उनके कल्चर की कल को। ठीक है जी। अब सेकंड जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है पाली विलेज। ये आपने याद रखना है, ये डेफिनेटली क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, पाली विलेज विल रन ऑन सोलर पावर। तो यहाँ पे पाली विलेज जो है जम्मू की सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे पहली चीज़ तो इनॉग्रेट किया गया 500 किलोवाट सोलर प्लांट एट दी विलेज। ठीक है, पहली चीज़ तो आपने ये याद रखनी है। नंबर 2, वो कंट्री की फर्स्ट पंचायत बन गई टू बिकम दी कार्बन न्यूट्रल, फुली पावर्ड बाय दी सोलर एनर्जी। सारी की सारी पावर्ड है सोलर एनर्जी के साथ में, और ये कार्बन न्यूट्रल स्टेट बन गई। अभी एक और कॉन्सेप्ट के कार्बन न्यूट्रल होता क्या है, यहाँ पे आपने याद रखना है कार्बन न्यूट्रल क्या है। लेट्स से यही पाली की हम एग्जांपल लेते हैं। पाली ये विलेज है, पाली विलेज क्या करती है, कार्बन एमिशन करती है। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे तो कार्बन एमिशन ऊपर होगी ऊपर जाएगी। तो अगर मेरे यहाँ पे इनफ ट्रीज़ है या फिर कोई और चीज़ है, कुछ भी है, अगर वो उसको कैप्चर कर रहा है, अगर यहाँ पे 100 रिलीज़ की और 100 ही कैप्चर कर ली, तो मतलब क्या हो गया, मैंने उस चीज़ को क्या कर दिया, न्यूट्रल। तो इस चीज़ को मैं क्या बोलता हूँ, कार्बन न्यूट्रल। और यहाँ पे उन्होंने देखा कि जो रिलीज़ करने वाली, एमिशन करने वाली चीज़ें हैं उसको भी कम किया गया, ताकि 500 किलोवाट का क्या लगा के सोलर प्लांट को वहाँ पे ऑपरेट करवा के, इनॉग्रेट करके। ठीक है जी। नंबर 2 न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगेन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सर्वे होता था, एक ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, जिसको हम बोलते थे AICES। ठीक है जी, AICES, ऑल इंडिया जो है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, कि जो कंज्यूमर है वो कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है उसका सर्वे होता था। और ये करता कौन था, NSO करता था, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता था, नहीं करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और ये हर एक 5 साल बाद में होता है। और इसमें लेकिन जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे आई और क्यों आई। पहली चीज़ तो एस्टिमेट्स ऑफ हाउस होल्ड मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, पर मंथली मतलब मंथली पर कैपिटा होता है ये, MPCE, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड एंड पर्सन ओवर डिफरेंट MPC क्लासेस। ठीक है जी, एक तो ये चीज़ होगी। सेकेंडली जो चीज़ सुनने वाली, जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे है वो 2022 से अब जून 2023 के बीच में किया जाएगा।
जिसमें हमें पता चलेगा कि जो कंज्यूमर का मंथली एक्सपेंडिचर है वो कितना कर रहा है और कितने के लोग पॉवर्टी में राइज हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ 5 साल के बाद में होती थी। लास्ट टाइम ये हुई थी 2011-12 में, 2017-18 में की गई थी, लेकिन उनके डेटा को, उसका जो रिजल्ट था उसको रिलीज़ नहीं किया गया। उसका रीज़न था कंसर्न्स फॉर दी क्वालिटी। जो क्वालिटी थी उस डेटा की वो कहते अच्छी नहीं थी, इस वजह से हम उसको रिलीज़ नहीं करेंगे। तो ये 1972-73 से स्टार्ट हुआ था, नहीं 72-73 में जब ये हुआ था, 1972-73 में जब ये हुआ तो तब से लेके पहली बार हमें ये देखने को मिला था कि एक्सपेंडिचर था जो वो डिक्रीज़ हुआ था। ठीक है जी, तो शायद से इसी वजह से उन्होंने जो बोला कि भाई क्वालिटी कम थी या कुछ भी करके, और यहाँ पे पॉवर्टी इंसिडेंस में भी राइज हमें देखने को मिला था 2017-18 के डेटा में। उसको रद्द कर दिया गया, अभी 2022-23 में ये दोबारा से होएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। इसके बारे में और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, दिस इज़ अबाउट दी NSO। जो NSO ऊपर लिखी हुई है वो पहले होती क्या थी, वो पहले होती थी, चलो यहीं पे समझते हैं कि पहले 2 चीज़ें होती थी, वन वॉज NSSO एंड सेकंड वॉज CSO। तो NSSO का मतलब क्या था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और दूसरे का मतलब था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। NSSO और CSO दोनों को मर्ज करके एक बड़ी बॉडी बनाएगी जिसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और NSO आपने याद रखना किस मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI के अंदर है। ठीक है जी, मैंने क्या बताया यहाँ पे, CSO प्लस NSSO को दोनों को मर्ज करके एक चीज़ बना दी जिसका नाम है NSO, एंड नाउ दिस इज अंडर दी MOSPI। ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे ये है, जहांगीरपुरी जहाँ पे वो इंसिडेंट्स हुए हैं, आपको पता है वो कम्युनल वायलेंसेस हो रही हैं, वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ के लोग हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली है वहाँ पे और बोला है कि भाई हम सारे इकट्ठे हैं, और पीस के लिए उन्होंने बोला है कि भाई शांति रखो यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ अगर हम बढ़े यहाँ पे, तो डेट क्राइसिस, IMF प्रॉमिसेस सपोर्ट टू श्रीलंका। ठीक है जी, तो आपको पता है कि हमने काफ़ी बार डिस्कस भी किया है, मोर ओवर कल वाले न्यूज़पेपर में भी किया था कि श्रीलंका में डेट क्राइसिस है क्यों। ठीक है, तो इसका आपको रीज़न प्रॉपर पता होना चाहिए। श्रीलंका के डेट क्राइसिस ये आपको मेंस में पूछा जाएगा भाई। ठीक है, मेंस में। नाउ दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू GS3 विच इज़ ऑफ इकोनॉमी, दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू अगेन GS2 विच इज़ ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन, एंड यू कैन रिलेट दिस टॉपिक विद द GS3 अगेन, दैट इज ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी। वाई सो वी कैन कनेक्ट दिस टॉपिक विद द GS3 of internal security? The reason is in any country, if any country is experiencing the debt crisis, तो जो उसके लोग हैं वो दूसरी कंट्री में जाना पसंद करते हैं या फिर जाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो भी हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक खतरा हो सकता है। और मैंने आपको बताया भी था, कल परसों हमने न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो नदरन श्रीलंका के तमिलियंस हैं वो हमारे तमिलनाडु में आना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं यहाँ पे जो श्रीलंका है उसमें मेजर जो चीज़ है वो इकोनॉमिक टर्मोइल के अंडर है। ये जो क्राइसिस है ये हुए किसके हैं, लैक ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, इसको ध्यान से सुनिए पहले। फॉरेन करेंसी, लैक ऑफ फॉरेन करेंसी, जो कि अगर हम बात करें तो कंट्री कैन नॉट अफोर्ड टू पे दी इम्पोर्ट्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी बाहर से मैं सामान मंगाऊंगा तो ऑब्वियसली मुझे क्या देना पड़ेगा, ये श्रीलंका है, ये कोई और कंट्री है ना। तो श्रीलंका अगर बाहर से कोई सामान मंगा रहा है तो श्रीलंका को पैसे देने पड़ेंगे, और वो किस फॉर्म में देने पड़ते हैं, डॉलर की फॉर्म में, बिकॉज डॉलर इज़ अ हार्ड करेंसी, एंड हार्ड करेंसी का मतलब है सभी जगह पे एक्सेप्टेबल करेंसी है। लेकिन अभी फॉरेन करेंसी तो है नहीं, तो इसी वजह से जो स्टेपल फूड है, उसका फ्यूल है, वो उसकी एक अच्छे लेवल की शॉर्टेज हुई है। सो श्रीलंका को एटलीस्ट $4 बिलियन चाहिए इस चीज़ से उभरने के लिए, जो कि वो IMF वर्ल्ड बैंक से डिमांड कर रहा है। इंडिया ने उसको $500 मिलियन दिए हैं क्रेडिट लाइन, हमने कल भी पढ़ा था, टू हेल्प श्रीलंका इंपोर्ट फ्यूल। ठीक है, फ्यूल को इंपोर्ट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है एडिटोरियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल नहीं है, लेकिन ठीक है कि थोड़ा चाइनीज़ पॉलिटिक्स का हमें समझ में आएगा तो हम अपनी कंट्री के साथ में उसको रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पे बोला गया है कि जो CPC है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसकी एक मीटिंग होगी जिसका नाम है नेशनल पार्टी कांग्रेस, और उसमें काफ़ी लीडरशिप की जो पोजीशंस है उसमें मेजर चेंज देखने को मिल सकता है, और वो वहाँ पे बात करेंगे ओवर द रियलाइजेशन ऑफ द चाइना ड्रीम, और जिसमें वो बात करेंगे कि रेजुवेनेशन ऑफ चाइना, किस तरह से हम पावरफुल बन सकते हैं, मॉडर्न बन सकते हैं, और उसका एक उन्होंने ईयर भी टारगेट सेट किया है जो है 2049, क्योंकि तब वो 100th एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडिंग ऑफ पीपल्स रिपब्लिक एंड देयर फॉर कंसिडरेबल सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस वो दिखाना वहाँ पे चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को ये मिल रही है
कि ये भी एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो उसका प्रेसिडेंट है ज़ाई जिनपिंग, वो काफ़ी टाइम से वहाँ पे जो ज़ाई जिनपिंग पोजीशन अपनी पोजीशन है जो, वो पार्टी के अंदर भी, स्टेट के अंदर भी और मिलिट्री लीडरशिप भी उनके हाथ में है पिछले 10 साल से। तो ये जो लीडरशिप पोजीशन उनके हाथ में है वो क्या चेंज होनी चाहिए, क्या नहीं चेंज होनी चाहिए, जो कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, जो कि एक द्यांग ज़ाओपिंग है जिन्होंने लिखा था कि रिफॉर्म्स तो होने ही चाहिए। और जो पार्टी चेयरमैन है माओ जेडोंग, उन्होंने भी कल्चरल रेवोल्यूशन में ये बोला था कि इतने टाइम तक किसी एक बंदे के हाथ में कंसंट्रेटेड पावर नहीं रहनी चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना को अब क्या किया गया है, पहले अमेंड किया गया टू ये जो इनकी टेन्योर है ज़ाई जिनपिंग भाई साहब की, इनकी टेन्योर को इंक्रीज़ करने के लिए। अगर हम यहाँ पे बात करें, इसको दोबारा से भी इंक्रीज़ किया दोबारा से भी अमेंडेड अगेन टू परमिट द प्रेसिडेंट टू सर्व द कंट्री बियॉन्ड 10 ईयर्स। पहली चीज़, अब इसको पहले तो अमेंड किया गया 10 साल के लिए भी सर्व कर सकें, फिर उसके बाद में उन्होंने अमेंड कर दिया कि भाई लाइफ टाइम के लिए भी ये जो बंदा है वो सर्व कर सकता है, जब तक इस बंदे की मृत्यु नहीं होती, जब तक ये बंदा यहाँ पे है धरती पे तो यही सर्व करेगा। यहाँ पे इस तरह की बात बोली जा रही है। अगर हम यहाँ पे बात करें, 20th पार्टी कांग्रेस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड टू एन इंडोर्स द कॉन्टिन्यूस ऑफ द मिस्टर ज़ाई एज द चाइनाज टॉप लीडर, जो हमने पहले बात किया। और ये वहाँ पे ये भी बात की जाएगी कि और 5 साल के लिए, यहाँ पे ये जो अमेंडमेंट हो रही है ये 5 साल के लिए ही होएगी इनकी जो टर्म, लेकिन या फिर लाइफ टाइम के लिए ये अपना जो चीज़ है वो सर्व करते रहेंगे पोजीशन, और अश्योर्ड हिज लीडरशिप पोजीशन फॉर द लाइफ। तो जो अपॉइंटमेंट है टू दिस टॉप पोजीशन इंक्लूडिंग द नेमिंग ऑफ न्यू प्रीमियर, है ना, या फिर ये वर्ल्ड को एक इंडिकेशन देखा कि चाइना की पॉलिसीज़ किस तरह से रहेंगी, बिकॉज ज़ाई जिनपिंग की जो पॉलिसी है वो कुछ और तरह से, अगर कोई नया बंदा आएगा उनकी पॉलिसीज़ कुछ और रहेंगी, तो एक इंडिकेशन किस तरह से जाएगी, जो टॉप लीडरशिप इनकी अगर चेंज होती है तो उससे एक इंडिकेशन जानी स्टार्ट हो जाएगी। और ये वहाँ पर बात करेंगे रियलाइजेशन ऑफ द चाइना ड्रीम, जो कि हमने पहली पैराग्राफ में बात किया। बाकी सारे के सारे पैराग्राफ्स में यही बात की गई और चाइना के बारे में बात है। तो ये हमने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नॉट फॉर दी चाइना सिविल सर्विसेज। तो यहाँ पे वहाँ पे पता नहीं होता भी होगा कि नहीं होता, मुझे नहीं लगता वहाँ पे होता होगा कुछ ऐसा, क्योंकि ये यूपीएससी के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपको ये सारी नॉलेज होनी चाहिए थी कि वहाँ पे चेंज हो रहा है, बिकॉज यही हमने लास्ट में बात की है कि अगर ये पोजीशन चेंज होगी तो मे बी दूसरी कंट्रीज़ के साथ में जो रिलेशन है वो चेंज हो सकते हैं, तो उसके बारे में हमें प्रॉपर वे में पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चीज़ करते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत समझने वाली चीज़ है, सेटलिंग इंडियाज़ कोविड-19 मोर्टेलिटी डेटा। यहाँ पे बात की जा रही है कि WHO बिजी है, ठीक है, इन एन अनप्रेसिडेंटेड एफर्ट टू कैलकुलेट द ग्लोबल डेथ टोल फ्रॉम द कोविड-19। और इसी के बीच में जो एक कंट्रोवर्सी दिखाई दे रही है WHO वर्सेस इंडिया डेटा, है ना, WHO डेटा वर्सेस इंडिया डेटा, जहाँ पे बोला जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि ये जो डेटा WHO प्रोवाइड कर रहा है वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उसमें जो मेथडोलॉजी है वो भी गलत है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कोविड की डेथ है इंडिया में वो ज़्यादा हुई है एज़ कंपेरिजन जो इंडिया की गवर्नमेंट दिखा रही है। तो WHO का डेटा बोल रहा है बहुत ज़्यादा डेथ, लेकिन इंडियन डेटा बोल रहा है बहुत कम डेथ। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ गैप्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। सेवरल न्यूज़ रिपोर्ट है पॉइंटेड अ सिग्निफिकेंट गैप इन द इंडियाज़ कोविड स्टोरी, ठीक है, वाई, बिकॉज ये जो फिगर्स हैं वो बोला जा रहा है कि जे अगर इंडिया ने दिखाया है कि 10,000 डेथ हुई है, 10,000 नहीं हुई, वो 40,000 हुए हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स टू दी कोविड-19 डेथ, ये चीज़ बोली जा रही है WHO की तरफ से। ठीक है जी, तो जो कोविड-19 जो इंडिया की टैली है, दिस वुड मेक इंडियाज़ टैली, मतलब कोविड-19 की डेथ की अमंग दी हाईएस्ट ग्लोबली, बहुत ज़्यादा ग्लोबली सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे डेथ हुई होंगी। WHO ये चीज़ बोल रहा है अगर WHO का डेटा माना जाए। ठीक है जी, तो अगर हम नहीं मान रहे WHO की रिपोर्ट को, तो ऑब्वियसली हमने तो यही बोला कि WHO की रिपोर्ट बिल्कुल गलत है, ग्लोबल WHO रिपोर्ट, और इसमें जो इंडियाज़ हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट है वो थ्रू अ पब्लिक क्लैरिफिकेशन वो कहते हैं एस्टिमेशन और जो उनकी मेथडोलॉजी है वो बिल्कुल गलत है। अब इससे ना अकेला WHO पे क्वेश्चन पैदा होता है, WHO की रिपोर्ट और मेथडोलॉजी पे भी क्वेश्चन रेज हो रहा है। सेकेंड वेव डिवास्टेशन की अगर हम बात करें, जब एंड हुआ फर्स्ट वाला जो पीरियड था, जब हमने लॉकडाउन लगाया बड़े सख्त लेवल का 2019 की अगर हम 20 की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें एक चीज़ जो देखने को मिली कि एंड ऑफ द फर्स्ट वेव सॉ स्ल्यू ऑफ कॉन्ग्रेचुलेटरी, है ना, सब लोग एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, हम पास हो गए जी, हमने जीत लिया जी, ये माहौल बन गया हमारा कि ये जो कोविड डेथ रेट है वो कम थी यहाँ पे, तो सेकेंड वेव, लेकिन जब तक सेकेंड जो ये वेव थी
नहीं आई तब तक ये चीज़ थी, लेकिन जब सेकेंड वेव आई तब प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ. सो ये जो डिफास्टेशन ऑफ द सेकेंड वेव शोड अप हाउ अनप्रिपेयर्ड वी वर टू कॉम्बाट दी डेडली डेल्टा वेरिएंट. ठीक है जी. सो पीपल बिगेन डाइंग फ्रॉम दी लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़. आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था भाई, बेड्स नहीं थे, वेंटिलेटर्स में प्रॉब्लम आने लगी. और मतलब वहाँ पे ग्राउंड्स थे, शमशान घाट थे या फिर क्रिमेटोरियम ग्राउंड थे, है ना. तो वहाँ पे जो लोग थे वहाँ पे लकड़ियाँ भी नहीं वहाँ पे मिल रही थी, लाइंस लगी रहती थी बहुत बड़े बड़े लेवल की. वो सारी चीज़ें सब लोगों ने देखी हैं, सबको पता है. और ये जो सेकेंड वेव का जो डिवास्टेशन थी, वहाँ पे इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो हेल्पलेस थी, है ना. और डिग्निटी नीदर इन द डिजीज़ नॉर इन द डेथ, ये चीज़ वहाँ पे देखने को मिली थी. सेकेंड वेव में बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया था काम. तो ये जो सेकेंड वेव की प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी, वो कहते हैं यार इसको तो याद करके आप डेटा थोड़ा सा बनाओ कि किस तरह से प्रॉब्लम हुई थी. आपने देखा होगा कि लोगों ने फिर क्या किया था कि जो बैंक ऑफ रिवर्स थी उसी के इर्द गिर्द जो फैमिली मेम्बर्स की बॉडीज़ थी, डेड बॉडीज़, उसी को वहीं पे दफना दिया. इस तरह की पोजीशन हुई है. कोविड-19 मोर्टेलिटी डेटा है जो फ्रॉम WHO इज़ मोर देन अ डिसएग्रीमेंट. ठीक है. तो ऑब्वियसली इट इज़ फूड फॉर थॉट एंड पोजेस सेवरल क्वेश्चन टू इंडियाज हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट. वर दीज डेथ्स अवॉइडेबल? कुड India have been better prepared? Was India's health establishment dismissive in the face of global warming? मतलब ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि भाई क्या जो डेथ हुई थी उस टाइम पे अवॉइडेबल है? क्या कुड इंडिया हम और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते थे? ठीक है जी. हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पूछा जा रहा है. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये पूछ रहे हैं, वहाँ पे बात हो रही है कि अगर डेटा गलत है तो वो चीज़ क्या थी. सो यहाँ पे हाउ मच लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी अंडर रिपोर्टिंग आर वी विलिंग टू एक्सेप्ट. जो अंडर रिपोर्टिंग उस टाइम पे हुई है कि नहीं जी 100 डेथ नहीं जी 2 ही हुई हैं डेथ 100 हो रही है, लेकिन वो बोल रहा है 2 ही हुई हैं. तो ये जो अंडर रिपोर्टिंग वहाँ पे की जा रही है, क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन देगा और हम कितनी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, कितनी अंडर डेथ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, वो चीज़ के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है. चलिए नेक्स्ट जो चीज़ है न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे. यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ हमने पढ़ना है, पोलियो रेडिकेशन को लेकर है. आपको पता है पोलियो रेडिकेशन को लेकर काफ़ी बार न्यूज़ आती है. तो यहाँ पे उन्होंने बोला रिसेंट न्यूज़ ये आई है जो वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 है WPV1, जो कि मालावी इंपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान. ठीक है जी. मालावी इंपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान एंड ऑफ पोलियो आउटब्रेक इन द इजराइल कॉट बाय सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस टाइप 3 आर विजिबल साइंस ऑफ फ्लंडरिंग पोलियो रेडिकेशन. मतलब जो हम बोलते रहते हैं भाई पोलियो रेडिकेशन हो चुकी है या फिर पोलियो वैक्सीन सभी जगह पे या इसको उसको मिल चुकी है, वो कहते थोड़ा सा फ्लाउंडरिंग होता दिखाई दे रहा है क्योंकि इंपोर्टेड था कोई पोलियो का केस जो कि मलबई में गया, वहाँ पे पोलियो थोड़ा और फैल रहा है. और ये जो वैन वायरस इन ओरल पोलियो वैक्सीन जो OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, वो अपने आप को म्यूटेट करता है, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी एक्वायर करता है. हम उस चीज़ को बोलते हैं CVDPV. ठीक है. और एक तो ये चीज़ आपने याद रखनी है नंबर 1. नंबर 2 यहाँ पे जो चीज़ याद रखने वाले पूरे आर्टिकल में और कुछ नहीं यहाँ पे पढ़ना, जो टारगेट होते हैं, जो इरेडिकेशन टारगेट था जब ये लॉन्च किया गया 1988 में, इट वाज 2000 एज अ गिफ्ट ऑफ द 20th सेंचुरी टू द 21st सेंचुरी. ठीक है. बहुत बढ़िया एक चीज़ यहाँ पे बनाया. और मैंने एक क्लास हमने ली थी लास्ट वीक, है ना. तो मैंने वहाँ पर भी उस क्लास में भी बताया था कि WHO की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ही सारे के सारे टारगेट जो है वो सेट करती है, टारगेट को बनाती है. तो इस चीज़ को आपने याद रखना है. सो ये जो रेजोल्यूशन है परफेक्टली टाइम्ड. रोटरी इंटरनेशनल लॉन्च इट्स पोलियो प्लस प्रोजेक्ट इन 1985 टू प्रोवाइड पोलियो वैक्सीन टू अंडर 5 चिल्ड्रन ऑफ ऑल डेवलपिंग कंट्रीज बिफोर 2005. तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है और कुछ भी याद रखने वाली चीज़ यहाँ पे इस आर्टिकल में नहीं है. चलिए नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलेंगे. नेक्स्ट है ऑल्गा टेरिस जजमेंट. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग दी ऑल्गा टेरिस जजमेंट. ये कुछ चीज़ें मैं आपको कॉन्टेक्स्ट सारा बता दूं, फिर उसके बाद में ये जजमेंट के बारे में बात करेंगे और जिस्ट के बारे में बात करेंगे. इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ. देखिए आपने देखा होगा जहांगीरपुरी में वहाँ पे क्या हुआ था कि चले गए तो वहाँ पे बुलडोज़र वगैरह लोगों के घर पे या फिर दुकानों पे चला दिया. अभी जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाता है तो जो सॉलिसिटर जनरल उन्होंने यही बोला वहाँ पे जाके कि भाई हम तो उस चीज़ को उठा रहे थे, सरकार उस चीज़ को उठा रही थी जो कि इलीगल वहाँ पे लोग आके बैठ चुके थे. तो अगर इलीगल लोगों को भी उठाया जा रहा था तो उसके लिए भी एक जजमेंट है जिसको हमें समझना चाहिए. वो क्या है?
ऑल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जजमेंट है 1985 की, जिसमें रूल किया गया एविक्शन ऑफ पेवमेंट डिवेलपर्स यूजिंग अनरीजनेबल फोर्स। आप अनरीजनेबल फोर्स अगर वहाँ पे यूज़ कर रहे हो और विदाउट गिविंग देम अ चांस टू एक्सप्लेन, वो क्या हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो इट इज़ अ वॉयलेशन ऑफ देयर राइट टू लाइवलीहुड, जो कि राइट टू लाइवलीहुड आपको भी पता है कि इस आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 21 के अंडर आता है। एंड आर्टिकल 21 इज नथिंग बट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ऑल्गा टेलिस। अब ये आगे देखते हैं। ये जो केस था ये स्टार्ट हुआ था 1981 में, जहाँ पे महाराष्ट्र के स्टेट और बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, पेवमेंट और स्लम डिवेलपर्स है जो बॉम्बे सिटी में, उनको एविक्ट कर देते हैं, डिपोर्ट कर देते हैं टू द रिस्पेक्टिव प्लेसेस ऑफ ओरिजिन और प्लेसेस आउटसाइड द सिटी ऑफ बॉम्बे। सो ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, और ये जो चीज़ है कि कोर्ट ने बोला कि अथॉरिटीज़ ट्रीटिंग पेमेंट डिवेलपर्स एज मेयर ट्रेस पासर्स, वो गलत हो जाएगा। सो दे मैनेज टू फाइंड अ हैबिटेट इन प्लेसेस विच आर मोस्टली फिल्थी और मार्शी, उनको वहाँ से भी निकालना बहुत बुरी क्या है बात है। सो यहाँ पे ऑल्गा टेलिस जो जजमेंट है उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो असम और अरुणाचल जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके लिए भी एक रेजोल्यूशन आया और उस पर काम करने की बात की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो अभी रेजोल्यूशन आया था बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के, बॉर्डर डिस्प्यूट को ख़त्म करना है, वो था असम और मेघालय के बीच में। ठीक है, असम मेघालय, और उसी के जस्ट आफ्टर दिस असम और अरुणाचल ने भी अभी लेटेस्टली क्या किया, एक कमेटी बनाने की बात की, जिसमें वो 12 आई थिंक सो 12 ही है, हाँ 12 कमेटीज़ बनाने की बात कर रहे हैं कि हम 12 कमेटीज़ बनाते हैं जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसको ख़त्म करने की बात की जाएगी। यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि असम का सबके साथ में डिस्प्यूट चलता रहता है, उस चीज़ का रीज़न क्या है। देखिए, असम एक बड़ी स्टेट थी जिसमें से काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स को निकाल दिया गया। जैसे कि अगर हम बात करूँ, नागालैंड बिकेम स्टेट इन 1963, मेघालय फर्स्ट बिकेम एन ऑटोनोमस स्टेट इन 1970, फिर फुल फ्लेज्ड बनता है मेघालय 1972 में, फिर अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द असम एंड यूटीज इन 1972, और स्टेट्स बना दी जाती है इन 1987। सो ये जो चीज़ है सारी मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले नागालैंड के बाद में मेघालय की मैंने बात की, फिर उसके बाद में अरुणाचल और मिजोरम की बात की। यहाँ पे 4 स्टेट आपको दिखाई दे रही होगी, और 5th जो स्टेट है वो खुद ही क्या है, असम है। तो इस तरह से जो मेजर इश्यूज़ हैं वो ऑब्वियसली किसके साथ में होने चाहिए या हो रहे हैं, वो हो रहे हैं असम के साथ में, क्योंकि असम से ये जो स्टेट्स हैं, ये जो एरियाज़ है वो निकाल दिए गए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अरुणाचल और असम का जो डिस्प्यूट है वो 804 किलोमीटर बाउंड्री वो शेयर करते हैं, और वो 1200 पॉइंट्स पे डिस्प्यूट है। एंड दैट्स वाई टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स व्हाट दे डिड के वो उन्होंने दे फॉर्म्ड दी 12 कमेटीज़, उन्होंने 12 कमेटीज़ यहाँ पे बनाई हैं, और 12 कमेटीज़ अपना जो जजमेंट है या अपनी चीज़ें हैं वहाँ पे सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगी, और वो सोल्यूशन से वो आगे बढ़ने की बात करेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो इशू है वो स्टार्ट हुआ 1951 में, जहाँ पे हमें पता चलता है कि कुछ का एरिया था 3648 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द प्लेन एरिया ऑफ द बालीपारा एंड सदिया फुट हिल्स टू द दरंग एंड लाखीमपुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम। ठीक है जी, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक प्लेन एरिया था, और वो प्लेन एरिया का नाम क्या था, यहाँ पे मैंने आपको बताया बालीपारा एंड सदिया फुट हिल्स। तो ये जो बालीपारा एंड सदिया फुट हिल्स था, ये पहले बोला गया था कि ये अरुणाचल का पार्ट है, लेकिन बाद में असम को दे दिया गया। तो दैट्स वाई जो अरुणाचल है वो वहाँ पे क्लेम करता है द ट्रांसफर वॉज डन विदाउट कंसल्टिंग इट्स ट्राइबल्स। तो ये एक गलत चीज़ है, जिसको डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए अब हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है स्ट्रॉन्टियम को लेकर, या फिर इसको हम ट्रॉन्टियम भी बोल सकते हैं, वैसे स्ट्रॉन्टियम है। तो ये साइबर्स जो है स्पाइनेज ग्रुप है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कभी कभार क्या, हर एक बार यूपीएससी जो है प्रीलिम्स में ये चीज़ को पूछता है कि दिस रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है, ये है क्या, तो आपने याद रखना है। जैसे पिछले लास्ट टाइम कुछ मालवेयर का पूछ लिया था, है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता रहता है, तो आपने याद रखना है स्ट्रॉन्टियम। इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू GS3, और GS3 आपका आएगा इसमें साइंस एंड टेक में, ठीक है, जिसमें हम थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, स्ट्रॉन्टियम ये एक हाईली एक्टिव साइबर स्पाइनेज ग्रुप है, हाईली एक्टिव साइबर स्पाइनेज ग्रुप है। मोरओवर अभी तो हम इतनी ज़्यादा जो चीज़ें डिजिटल यूज़ कर रहे हैं, इसको इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक भी है, इंटरनल सिक्योरिटी में भी आ सकता है, GS3 आ सकता है, क्या है भी वहाँ पे, ठीक है जी। चलिए, द ग्रुप इज सेट टू बी कनेक्टेड टू द GRU, जो कि रशियन आर्म्ड फोर्सेस का मेन मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग है।
ठीक है। तो स्ट्रॉन्टियम का दूसरा नाम क्या है, ऑल्सो नोन एज फैंसी बियर। तो आपने दोनों नाम याद रखने हैं और किस चीज़ से रिलेटेड है ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे जो ग्रुप है वो डिप्लॉय करता है डाइवर्स मालवेयर मालिशियस टू ब्रीच दी नेटवर्क्स, है ना। सभी जगहों पे एंटर करने के लिए ये चीज़ों को किया जाता है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है और इसमें कुछ खास नहीं है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अगली वो है पीएम रिसीव्स लता मंगेशकर अवार्ड। इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे क्या है, ये सबसे पहला फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। और ये रिसीव किसने किया है, ये मिस्टर मोदी ने रिसीव किया है और ये मुंबई में रिसीव किया है मिस्टर मोदी ने। और ये इंस्टीट्यूटेड इन मेमोरी ऑफ द लेजेंडरी सिंगर हु पास्ड अवे इन फेब दिस ईयर एज्ड 92। यहाँ पे ये ट्रिब्यूट दिया लता मंगेशकर जी को प्राइम मिनिस्टर ने। शी वॉज इंडियाज कल्चरल एम्बेसडर, उन्होंने ये बोला, हु लेफ्ट एन इनडिलाइबल इम्प्रिंट इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक ओवर हर नियरली 8 डेकेड लॉन्ग करियर। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि पहला जो अवार्ड है वो किसको मिला है और ये किस चीज़ के लिए। चलिए, ये सेम न्यूज़ है जो हमने ऊपर की थी, याद रखना भाई, पाली। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट न्यूज़ है गो फॉर अ कैशलेस डे आउट टू बूस्ट डिजिटल इकॉनमी। यहाँ पे पीएम साहब क्या कर रहे थे, मन की बात में एक एग्जांपल दी कि कोई बंदा है जो ये संकल्प लेके बाहर निकलता है, मैं आज सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो भी लेन देन है मेरे पैसों का वो मैं कैशलेस करूँगा, तो इससे बूस्ट हो रही है डिजिटल इकॉनमी। उन्होंने थैंकफुल भी किया इंडियन लोगों का, क्योंकि ऑनेस्टी के साथ में जो इंडियन लोग हैं वो चल रहे हैं और वो डेली 20,000 करोड़ की जो ट्रांजैक्शन है वहाँ पे होती हुई हमें दिखाई दे रही है पूरी कंट्री में। ओला इलेक्ट्रिक रिकॉल्स 1441 ईवीज ओवर स्कूटर फायर इन पुणे। मैंने कल भी बात की थी कि इसको वापस बुला लेने चाहिए। ऑब्वियसली अब इन्होंने बुलाया है तो बहुत बढ़िया बात है, देखते हैं उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं या फिर क्या खराबी है उसके बारे में पता चलेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक और जो न्यूज़ है, नागालैंड केस लोड डिप्स टू 0। अब आप बात करोगे कि इसके बारे में मतलब सोचोगे कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि नागालैंड जो है वो पहली स्टेट बन चुकी है कोरोना वायरस फ्री स्टेट ऑन संडे विद जो लोन एक्टिव कोविड पेशेंट जो था दीमापुर डिस्ट्रिक्ट में वो भी रिकवर कर रहा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी डिस्कस करने के लिए वो है पैशन एसेट्स क्या होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बारे में सिर्फ पैशन एसेट्स के बारे में पता होना चाहिए। कई बार यूपीएससी क्या करता है कि टर्म्स पूछता है, अगर कोई नई टर्म आती है तो वो टर्म पूछता है। दिस टॉपिक इज रिलेटेड GS3 इकॉनमी। ठीक है, पैशन एसेट्स क्या होते हैं, रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने कलेक्टिबल्स जैसे कि आर्ट हो गया, पेंटिंग्स होगी, एंटीक्स हो गए, इसको मैं बोलता हूँ पैशन एसेट्स। ठीक है, तो एन इशू सम इंडिविजुअल फेस इज एक्सेसिव स्पेंडिंग ऑन पैशन एसेट। कोई जी हम लेने चले गए पेंटिंग पसंद आ गई जी, पेंटिंग को कहते कितने की, कहते जी 2 करोड़, नहीं बोली लग रही है उसकी, बिडिंग हो रही है तो आपने बोली लगा दी 2 करोड़ की, वो क्या है भाई, एक्सेसिव जो स्पेंडिंग है वो हो रही है। सो इन दिस आर्टिकल वी शैल डिस्कस व्हाट ड्राइव्स वन टू एक्सेसिव स्पेंडिंग ऑन दिस एसेट एंड हाउ टू मॉडरेट इट। तो इसमें वो चीज़ बताई गई है, लेकिन हमारे लिए ये जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सिर्फ ये टर्म याद रखनी है। ठीक है जी, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ अगर अब बढ़े, शंघाई ऑन एज एज कोविड डेथ टोल अप। कोविड का जो डेथ टोल है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया है। तो ये जो शंघाई है वो उस एज पे है कि भाई जहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़नी स्टार्ट हो चुकी है या फिर आप मान सकते हो कि हो गई हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलिए, सो दिस इज़ अबाउट दी ये 25 अप्रैल का जो न्यूज़पेपर हमने डिस्कस किया भाई, और इसको आपने चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन डालते होते हैं हम, उसमें आंसर करने की कोशिश करनी है। इस वीडियो को लाइक करना है, आपने शेयर करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाकी बने रहिए। काफ़ी कंटेंट आ रहा है, वो ऑन दी वे है, बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं इन फ्यूचर, इन अ वेरी नियर फ्यूचर। आप यू विल ऑब्जर्व कि एक अच्छे फुल फ्लेज्ड वे में एक अच्छी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।